नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। भगवान श्री राम पर भड़की सियासत, मांझी बोले मैं 200% अपने बयान पर कायम। बचौल ने कहा कि अपना नाम बदलकर जीतन और राक्षस मांझी रख लें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में कोरोना की वापसी की सूचना को गलत बताया। मरहूम तनवीर अख्तर की पत्नी को भी बनाया एमएलसी कैंडिडेट। बिहार में वायरल बुखार का कहर जारी, 946 बच्चे पहुंचे हॉस्पिटल और 78 को अस्पताल से मिली छुट्टी। और पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार, 24 सितंबर को होगी वोटिंग। अब खबरें विस्तार से। बीते दिन जनता दरबार में भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के बाद जीतन राम मांझी बिहार की सहित देश के राजनीति में खासा चर्चा में आ गए हैं। एनडीए के घटक दल में होने के बावजूद बीजेपी और जदयू के नेता उन पर आक्रामक है और लगातार माफी मांगने को कह रहे हैं। इसी बीच मांझी ने एक बार फिर से मीडिया में सनसनीखेज बयान देते हुए कहा है कि वो अपने पिछले बयान पर 200% कायम है। मैं दोबारा कहता हूं कि मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता हूं। राजनीति बात तो है नहीं, नाराज हैं तो वो उनकी बात है, वो उनकी बात है। खुश रहें नाराज रहें उससे क्या मतलब है। जिस समय अम्बेडकर साहब चले गए थे हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में, तो सोचे थे कि हमको लोग जान मार लेगा, लेकिन उनका कहना था किया था। और आज भी हम लोग अम्बेडकर की बात को मानते हैं कि उन्होंने ठीक किया था। तो वैसे ही आप अपनी बात पे एकदम कायम है, 100% नहीं 200% कायम है। तो साफ तौर पे है कि जिस प्रकार से आप जिस गठबंधन में हैं वो लोग बड़े राम को अपना एजेंडा बना करके भी चलते हैं। वो कुछ करें उससे कुछ करें, उससे हमको क्या मतलब। हम लोग राजनीति बात तो है नहीं, आस्था की बात है। हम आस्था से जुड़े, हमको आस्था नहीं है वहाँ। हमारी आस्था है धर्म पर, ये अपने काम पर। वर्क की वर्शिप गांधी जी ने कहा था, वही पूजा है, न कि हम जाके घड़ी घंटे बजावें। आप एक राजनेता हैं, आपको करोड़ों लोगों का समर्थन आपको प्राप्त है, और ऐसे में जो लोग आपको समर्थन देते हैं वो लोग, उन लोगों का बड़ा आस्था रहता है राम में। ऐसा बयान देकर के आपको नहीं लगता है कि उन्हें आप दुखी कर रहे हैं? तो ये कहते मुसलमान लोग तो हमारे साथ नहीं हैं। बिल्कुल है, हिंदुस्तान के में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो राम को नहीं मानते हैं। वो भी तो एक अपनी आस्था है। अपने अल्लाह को तो कभी काल्पनिक बताया नहीं, लेकिन राम को तो बताया। बहुत से मुसलमान लोग ऐसे हैं जो उनको भी काल्पनिक मानते हैं। ये कहने की बात है। और मानते हैं कि सच्चाई जो है ना, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई पर पर्दा जब उठेगी ना, तो अन्य देशों में भी जैसा होता है ऐसे यहाँ भी हो जाएंगे। वो सब कुछ नहीं मानेंगे, समझेंगे कि क्या धर्म है, क्या काम है, किसकी निष्ठा है, किसकी नहीं है। इस पर बात करेंगे लोग। ये नहीं कि हम आँख मूंद करके राम जी ने ऐसा कहा था। राम जी के बारे में आज के पढ़ी लिखी औरतों से जरा पूछिए तो, कि बिना कारण से सीता को किस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित की थी, जिसके लिए आज राम को वो लोग घुसते हैं, तो उनको काहे नहीं मानते हैं हमको। आखिरी सवाल, आपके सहयोगियों को लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आप ऐसा बयान दे रहे हैं? अब दुनिया को क्या लगे उससे मेरा मतलब नहीं है। क्या कोई उत्तर प्रदेश का एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा है गरीबों का एजेंडा है कि गरीब को धर्म के नाम पर आप ऊंच नीच छुआछूत और अधिकारों से वंचित करते रहे हैं। ये राजनीतिक बात है, इस पर हम लोग कहेंगे, इस बात पर हम लोग आमादा हैं। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने के बाद जीतन राम मांझी खासा चर्चा में आ गए, जिस पर बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि उनके बयान में ही उनका जवाब है। जीतन राम मांझी के माता पिता ने उनका नाम को जीतन राम मांझी क्यों रखा, जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं रख लिया। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय जीतन राम मांझी जी से कि उनका नाम जीतन राम मांझी, उनके नाम के आगे जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं किया गया। जरूर उनके पूज्य माता पिता ने राम के अस्तित्व को स्वीकारा और राम की तरह बनने के लिए उनका नाम जीतन राम मांझी रखा। राम के अस्तित्व को नकारने वाला आप सपा बसपा सब अयोध्या में जाकर श्री राम के चरणों में नतमस्तक है। उनको खेद प्रकट करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। राम इस देश के जन जन और कण कण में व्याप्त हैं। राम इस देश के निर्माता पुरुष हैं, पहले व्यक्ति हैं जो उत्तर से दक्षिण तक पैदल चलकर संघर्ष कर कर राष्ट्र का निर्माण किए। इसलिए उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया है, विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में राम की पढ़ाई होती है, इसलिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन सर जिस तरह से वहीं बिहार बीजेपी कार्यालय के सहयोग कार्यक्रम के दौरान भी जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए गए सवाल पर बीजेपी मंत्री ने मीडिया के सामने बयान को साझा किए कि कौन किस नाम पर किनके अस्तित्व पर, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं
कि भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य देव हैं और उनके अस्तित्व को ख़त्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और हम लोग तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आप देखे थे, इससे पूर्व में भी कांग्रेस के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है राम सेतु में, लेकिन बाद में फिर सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हुए। तो उनके अस्तित्व को कौन मिटा सकता है, तब अपना अपना मानना। सर मोइनुल हक स्टेडियम का भी कौन चीज़ रामायण महाभारत हम लोगों का जो है सो जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को जो है इसको पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। बिहार में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। रामायण और महाभारत काल से जुड़े कई धार्मिक स्थल आज भी जीर्णोद्धार की राह देख रहे हैं। मुगल काल से पहले कई राजा के द्वारा समय समय पर इन स्थलों का विकास किया गया। यही कारण है कि आज भी ये धार्मिक और पौराणिक तीर्थस्थल अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। वर्तमान में आज़ादी के बाद से आज तक कई सरकारें आई गई, परंतु किसी ने भी इन स्थलों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही स्थलों में शुमार है लखीसराय जिले का श्रृंगी ऋषि धाम, जो आज भी जीर्णोद्धार की राह देख रहा है। सिंगरी रिखी से क्या विकास हुआ है? हजारों वर्ष से बड़ा पौराणिक महत्व का स्थल है रामायण काल का, क्या विकास वहाँ देख तो रहे हैं? कुछ नहीं विकास, जो पहले से जैसा है वैसे ही अभी भी है। विकास का नाम वहाँ कुछ नहीं है। इतना बिहार में इतना बढ़िया पर्यटक स्थल श्री राम का स्थल, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। न सरकार का ध्यान है, न सेंट्रल सरकार का ध्यान है। राम राज होते हुए भी विकास नहीं हो रहा है। राम का, राम से जुड़ा हुआ स्थल। राम से जुड़ा हुआ, राम जी का वहीं मुंडन हुआ था, जिसके लिए वहाँ प्रसिद्ध है। बोलो तो श्रृंगी ऋषि का सरकार किस रूप से में वहाँ- विकास होना चाहिए? हाँ, रास्ता पहले होना चाहिए। वहाँ नहीं पैखाना है, न पैखाना, न बैठने रहने के लिए धर्मशाला का वो व्यवस्था है। आपको क्या लगता है अपार संभावना है पर्यटन का वहाँ? अगर बहुत सुंदर, चारों बगल मार्मिक पहाड़ है, इतनी सुंदर हरियाली, पहाड़ से ऊपर से पानी का स्रोत झरना गिर रहा है और कुंड बना हुआ है, प्राकृतिक कुंड है। भगवान शिव का वहाँ लिंग स्थापना है श्रृंगी ऋषि के द्वारा। आप लोग साल में क्या करते हैं वहाँ? वहाँ रामधुनी होता है। वहाँ माने अपना भोजन बनाइए, खाइए, रहिए। अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा, सोमवारी में भी खूब भयानक भीड़ लगती है। काफी दिक्कत होती होगी अभी तो आने जाने में व्यवस्था बहुत, नहीं है इसलिए। हाँ, आने जाने में रहने में थोड़ा दिक्कत होता है। सिर्फ एक लाइट का व्यवस्था सरकार कर पाई है अभी इधर 2-3 साल में, वो भी पहले व्यवस्था नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद सिंह है और ये राजा दशरथ के गुरु जो वशिष्ठ थे, उन्हीं के द्वारा राजा दशरथ को वंश नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं हो रहा था, तो वही पुत्र यष्टि यज्ञ कराने वाले पंडित श्रृंगी ऋषि महाराज थे। वशिष्ठ जी बताए थे, उनको बुलाकर यहाँ से राजा दशरथ वहाँ बुलाए, पुत्र यष्टि यज्ञ कराए। उसके बाद यहाँ आकर उनका मुंडन भी हुआ है। मधुबनी जिले में 2 दिन पहले अचानक बड़ी संख्या में कोरोना मरीज की बात सामने आई थी। अब बिहार के मुख्यमंत्री मधुबनी की रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत बता दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद मीडिया कर्मियों को दिया है। इस दौरान उन्होंने दिवंगत एमएलसी तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना अख्तर को रिक्त विधान परिषद सीट के लिए जदयू का उम्मीदवार भी घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तनवीर अख्तर पार्टी का प्रमुख हिस्सा थे। अब उनकी पत्नी को हम लोगों ने एमएलसी बनाने का फैसला किया है। बीच में और आगे आ जाइए सर। आइए रोजीना जी, आप ये रोजीना नाजिस हैं, ये उम्मीदवार हुई है जेडीयू की और पूरे एनडीए की। आप सबको मालूम है तनवीर अख्तर साहब एमएलसी थे और उनका निधन हो गया कोरोना के चलते। और अभी उसके रिक्ति के बाद जो चुनाव हो रहा है, उसी में हम सब लोगों ने तय किया उनकी पत्नी इन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। सब के साथ नॉमिनेशन दायर किए हैं
थोड़ा सा मामला था, कोरोना केसेस जो है फिर से बढ़ने लगे, जो यात्री बाहर से आ रहे हैं। गलियों में देखा मधुबनी में 60-70 केसेस अचानक निकल के आ गए। क्या लगता है अभी भी खतरा टला? हाँ, इसके बारे में कल एक रिपोर्ट मिली थी, लेकिन वो रिपोर्ट सही नहीं है। इसके बारे में वो अभी भी बता रहे थे, वो उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। रात ही में हमने कहा था कि उसकी पूरी जानकारी ली जाए, और उसके बारे में जो रिपोर्ट आया है, तो उसके बारे में जो रिपोर्ट आया है, डिपार्टमेंट ने पूरे तौर पर जो सब कुछ देख लिया है। मधुबनी वाली जो खबर आई थी वो सही नहीं, तो आपको बता देना पता नहीं। तो विभाग ने उसका पूरा क्रॉस चेक करवाया है और कल 148 सैंपल जांच के लिए भेजा गया, और आज सुबह ही मेरी जिलाधिकारी मधुबनी से भी बात हुई है। सभी के परिणाम आ गए हैं और सभी रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो जो क्रॉस चेक हम लोगों ने किया तो ये पाया हम लोगों ने कि वहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं। कल जो खबर आई थी तो हम लोग को तो एक मिनट थोड़ी देर के लिए चिंता हो ही गई कि अगर एक जिले में ऐसा कुछ हुआ तो क्या हो सकता है, इसलिए तत्काल ही बात किया गया कि इसके बारे में ठीक से देख लिया जाए। एक सवाल था, जो विभागीय तरफ से कार्रवाई हो रही है, जो राज्य के सिपाही हैं, जब उनके यहाँ छापेमारी होती है तो 10-10 करोड़ रुपये बरामद हो रहे हैं, हालांकि कार्रवाई हो रही है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कार्रवाई तो सब होता ही है, जो नियम और कानून है उसके हिसाब से सब कार्रवाई होती है। अगर किसी के बारे में कोई आरोप लगेगा तो उसकी जांच होती, और ये पुलिस का काम है इन सारी चीज़ों को करने का। तो आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हमारे पुलिस के अधिकारी आपको इसके बारे में पूछेंगे। अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, डीजीपी साहब भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना ही सर कई बार सबको कर रही है हमारे के बारे में, पुलिस वाले के बारे में आया है। नॉमिनेशन के तुरंत बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे जदयू के मंत्री तो मच गया हड़कंप। हालांकि मंत्री ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि नॉमिनेशन के दरमियान मुख्य सचेतक के साथ एक ही गाड़ी से गया था, तो लौटने के क्रम में उन्हें छोड़ने के लिए बीजेपी कार्यालय आना पड़ा। अब हम अपने कार्यालय लौट रहे हैं। तो वही जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने किसी के बयान को सुना नहीं है, पर जो सभ्यता और संस्कृति हमें विरासत में मिली है उस पर हमें अमल करना चाहिए। कराने के लिए गए थे, आप जनक जी एक सचेतक हैं, मेरी ही गाड़ी से गए थे, उनको तो ऑफिस खोलने आए थे, और अब हम अपने जनता दल कार्यालय जा रहे हैं, जहाँ पर सर एक सवाल है होंगे, जो आप लोग आए होंगे उनकी बात सुनेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा सर कि राम एक पथकथा है, इस तरह की बात उन्होंने कहा, ये काल्पनिक कहानी है। जिस तरीके से पाठशाला में इसे सम्मिलित करने की बात की जा रही है पाठ्यक्रम में, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने कहा है। जी इतनी बात मैं कह सकता हूँ, विरासत की चीज़ें जो हमारी सत्ता और संस्कृति रही है उसको अच्छी रखना चाहिए। उदय नारायण चौधरी ने भी इस पर समर्थन जताया और कहा कि जो धरती पर रहते हैं वो किसी का बयान हमने नहीं देखा है, लेकिन जो हमको विरासत में चीज़ें मिली है, जो हमारी सत्ता और संस्कृति उस पर हम लोग को अमल करें। तो क्या लगता है सर कि यहाँ पे भी बिहार में भी स्कूलों में शामिल करना चाहिए? मुझे मालूम नहीं है, ये तो इस विभाग से संबंधित वो विभाग के माननीय मंत्री से मिलिएगा, वो बताएगा। ठीक है, थैंक यू। देश के प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस पर बिहार बीजेपी कार्यालय में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जहां 71 ट्रैक्टर की रैली निकाली गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इन 71 ट्रैक्टर की रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मौके पर सरोज रंजन पटेल भी मौजूद रहे। आराम से भारतीय जनता पार्टी अगले 20 भाई आप लोग ऐसे ही नीचे कीजिए, लाइव सेटिंग नीचे कर यार, समर्पण अभियान चला। उसी के तहत आज किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर जुलूस बिहार के सभी जिलों में निकाला जा रहा है, और ट्रैक्टर जुलूस लाइव सेटिंग नीचे करो माइक यार। नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, माइक नीचे करो, दिखाई जा रही है, और सभी किसानों को जो केंद्र सरकार की योजना
आए हैं उसके लिए आज से किसान ऊर्जा जागृति अभियान चलाएगा, जिससे कि सभी किसानों को जो भी योजनाओं का लाभ है वह मिल सके। बिहार का मामला है सर, 53 करोड़ का बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर अपना कहर बच्चों पर बरपा रहा है। वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे 3 बार अस्पताल पहुंचते रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले 946 बच्चे सरकारी अस्पतालों में इलाजों के लिए पहुंचे, जिनमें से 50 गंभीर बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। एक और वायरल बुखार के कारण कोहराम मचा हुआ है तो दूसरी ओर राहत की भी खबर है। राहत की बात यह है कि 78 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। औरंगाबाद के रफीगंज शहर के डाक बंगला के समीप इफ्को खाद बाजार में खाद को लेकर के किसान और पुलिसों के बीच भिड़ंत हो गई है। किसानों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। इफ्को खाद बाजार पर सुबह से ही खाद के लिए सैकड़ों किसान भूखे प्यासे लाइन में लगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को इफ्को खाद बाजार से दबंग व्यक्ति पहुंचने वाले व्यक्तियों को 40 से 50 रुपये बोरा खाद दिया जा रहा था, जिसके कारण काफ़ी लोग आक्रोशित हो गए। अत्यधिक भीड़ भाड़ को देख करके रफीगंज थाना से SI कामेश्वर शाह अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे और किसानों को शांति माहौल में खाद देने के लिए आग्रह कर रहे थे। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया। पत्रकार है, कौन है, मैं समझ में आता है। वीडियो में हटा दो। आराम से बिहार में पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तारीख अब करीब आ गई है। पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव बुधवार को थम गया है। 24 सितंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 26 और 27 सितंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग वोटिंग की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। पहले चरण के मतदान के लिए आज से सुरक्षाकर्मी और मतदान कर्मी का भी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होगी। कुल 6 पद ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी पंच और सरपंच के पदों के लिए चुनाव होना है। 24 सितंबर को पहले चरण में 6 पदों के लिए कुल 15,328 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पटना हाईकोर्ट में लंबे अरसे से फिजिकल सुनवाई बंद है, लेकिन अब हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। हाईकोर्ट में हफ्ते के 4 दिन फिजिकल सुनवाई होगी। 27 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और अन्य जज के साथ समन्वय समिति की लंबी बैठक चली, जिसके बाद यह तय किया गया कि हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू की जाए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।